आज के इस लेक्चर के अंदर हम बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने जितने भी मॉडल पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, जिनमें से सबसे पहला अपन ने पढ़ा था दैट वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। व्हाट डज ही से? ही से दैट जो हमारा एटम है वो तरबूज है, और जैसे तरबूज में सीड होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और हमारा जो रेड वाला पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट है किसी भी एटम का। तो इस तरीके से उन्हें डिफाइन किया था। ऐसे अपन बात करते, कुछ इसके अंदर कमियां थी, बहुत सारी कमी थी, जिनको उजागर किसने किया? तो हमारे रदरफोर्ड सर ने किया। रदरफोर्ड सर ने ये कहा कि मैं बताऊंगा तुमको पता क्या है, मैं बताता हूँ एटम की स्ट्रक्चर को। फिर वो आए कि मैं बता दूं, देखो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा गोल्ड की फॉइल से। उन्होंने बोला चलो करो यार, ठीक है। तो गोल्ड की फॉइल में उन्होंने क्या किया, बेसिकली लगा दी, ठीक है। रिजल्टेंट उसके चारों ओर फोटोग्राफ प्लेट लगा दी। याद करो लेक्चर में सारी चीज बताई है। फिर अपने पास में एक रेडियम सब्सटेंस था जहां से रेडियोएक्टिव रेडिएशन निकल रहे थे, और वो रेडियोएक्टिव रेडिएशन बेसिकली टकरा किससे रहे थे? रिजल्टेंट एटम, मतलब वो उसने कुछ सेटअप ऐसे किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स वहां से निकलेंगे वो कुछ एटम के थ्रू चले गए। ज्यादा पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि अपने पास में ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम के थ्रू जा रहे थे। उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था, भाई साहब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, तो 20,000 में से एक पार्टिकल था वापस आ गया था। कुछ थे कि भाई साहब कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो इसके बेस पर उसने कुछ इसके बेस पे कुछ उसने मतलब कंक्लूजन निकाले कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो कैसा होता है कि खाली होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का कुछ साइज उसने बताया। तो ये कुछ चीजें थी, लेकिन कुछ कमियां भी थी कि जो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो रिजल्टेंट होना क्या चाहिए कि उसकी कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट भी करेगा, और अगर एनर्जी को एमिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी केस है अपने पास में कि वो जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ऐसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड एक डेविएशन था, या फिर बात करूं मतलब उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लिमिटेशन था कहीं ना कहीं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होना कैसे चाहिए था कि अगर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, वो तो कॉन्टिन्यूस नहीं आता एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये कुछ कमियां थी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हमारे साइंटिस्ट। तो बात करें बोर एटॉमिक मॉडल की, क्या बोर एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छा था? क्या उसने कहा? वो कितना सक्षम हो पाया एक एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए? इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल। मतलब बात करें डिफरेंट एटॉमिक मॉडल की तो उनमें से सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट किया गया है दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल। तो यहां पर इसके बारे में अपन को समझना है। किसके बारे में समझना है? बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में अपन को समझना है, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज है आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज आपने जरूर देखी होगी। KLMN इस तरीके से चीजें आपने सुनी होंगी। पता है नहीं पता? सुनी है डेफिनेटली। तो ये पहली बार आप नहीं देख रहे हो। प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिक चीज है। यहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? देखो बोर एटॉमिक मॉडल किसने दिया? तो हमारे एक नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली ये मॉडल दिया था। अब इस मॉडल की कुछ हाइपोथेसिस है वो आपको समझनी है। हाइपोथेसिस सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये पोस्टुलेट्स या फिर हाइपोथेसिस की बात करें, देखो बात करी जाए कि जो कंसेप्ट है बोर एटॉमिक मॉडल किस पे बेस, इसका जो बेसिस है वो जरा समझ लो। तो ये जो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी प्लस क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है। अब क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स की बात करें तो यहां पर हम एक लॉ यूज करने वाले हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि यार अपने पास में एक स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में कोई भी एटम हो सकता है, कोई स्पीसीज है जिसपे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस ये है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, यहां पर जो फोर्स होगा F बराबर क्या होगा? Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस तरीके से कहा जाता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों स्पीसीज के बीच की डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे कि R स्क्वायर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर अपन कहते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियाई, ठीक है, या फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस, रेडियाई की बात नहीं कर रहे हैं और बात किसकी कर रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस की, ठीक है, ये चीज है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि इसका बेसिस क्या है, बेसिस समझ में आ गया, और बेसिस में भी आपको मैंने बता दिया कि कोलम्बिक या कूलम्ब लॉ जो होता है, कूलम्ब लॉ जिसको कहते हैं, ये वाला लॉ, इस पे बेस्ड जो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं वो ये वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है, देखो एटम आप सभी जानते हो, एटम को अगर आपको मैं दिखाऊं तो एटम कैसा दिखता है, आपसे अगर एटम कहते हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके से चीजें बनाना स्टार्ट करते हो, तो बीच वाली चीज को आप क्या बना देते हो, यहां पर न्यूक्लियस बना देते हो। तो इन्होंने ये कहा, ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन होंगे, सारे के सारे न्यूट्रॉन होंगे। भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि कुछ न्यूट्रॉन सेल्स में प्रेजेंट हो, कुछ न्यूट्रॉन अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो, सारे के सारे जितने भी प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट जो अपने पास में पोस्टुलेट है, तो देखो ये जो दोनों पोस्टुलेट है वो किसके अंदर आती है, फर्स्ट के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये है किसके बारे में है, न्यूक्लियस के बारे में है। और दूसरी चीज इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में क्या बोली कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी एटम का सबसे छोटा पार्ट अपन, यानी कि बहुत छोटा होता कहीं ना कहीं, और इट इज द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो ये दूसरी चीज हो गई। अगली हाइपोथेसिस को समझते हैं, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है, ठीक है, इसको अपन कह रहे हैं सेकंड पोस्टुलेट। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि देखो आपने अर्थ के बारे में सुना है क्या, जैसे अर्थ जो है, जैसे अगर मान लो ये सन है, ठीक है, और यहां पर अर्थ है, तो अर्थ सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है आप जानते हो, वो कुछ ऐसे रिवॉल्व करती है। अगर यहां पर सन है और यहां पर अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ कुछ इस तरीके से रोटेशन करती है, मतलब अपने एक्सिस पे भी रोटेशन करती है, अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, साथ साथ में सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, कुछ इस तरीके। देखो अपने एक्सिस पे कुछ ऐसे रिवॉल्व करेगी, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, और ये जो चक्कर होगा कुछ इस तरीके से लगता जाता है, इस तरीके से लगता जाता है। तो रिजल्टेंट जो अर्थ है वो अपने, आज मैं बात करता हूं प्लेनेट की, तो अपने एक्सिस पे भी घूम रहे होते हैं और साथ साथ में जो सन है उसके अराउंड भी घूम रहे होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है और अपने अपने न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, या फिर अपन बात करते हैं कि इसका रिवॉल्विंग कैसे होता है। जैसे न्यूक्लियस, जैसे प्लेनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये चीज हो गई। और ये जो इसका पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने का, वो कैसा रहता है, सर्कुलर होता है। चलिए आगे की चीज समझो, अट्रैक्शन फोर्स। देखो यहां पर क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, देखो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या यहीं पे मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये पता है न्यूक्लियस जो है उस पे कहीं ना कहीं चार्ज क्या होगा, +ZE होगा। इस पर क्या है, E है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना E है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, इसको अपन मान लेते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो होता क्या है, यहां पर जो कूलम्बिक फोर्स है, देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरी तरफ दोनों स्पीसीज के बीच में क्या लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स। अरे ऐसा समझो, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे अपना फोर्स लगा रहा है, अरे दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन ने किस पे लगाया, न्यूक्लियस पे फोर्स लगाया, जिसको अपन कह रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है mv²/r, इसकी वैल्यू होती है। दूसरी तरफ जो कोलम्बिक फोर्स है, मतलब कोलम्बिक फोर्स काम करेगा, ये स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है बेसिकली, तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन होगा। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, Q1Q2/r²। इसको और सिंप्लीफाई करके और लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर Q1 अगर मैं इसको मानता हूं तो ये ZE है, और वो क्या है, E है। तो रिजल्टेंट ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी KZE²/r,
ठीक है, r², ये वैल्यू हो जाती है। तो होता क्या है, यहां पर जो अलग स्टेटमेंट अपन ने लिखा हुआ वो ये कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बराबर किसके होता है, रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाता है, या अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द कूलम्बिक फोर्स, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्टुलेट देखते हैं। अगली पोस्टुलेट क्या है यहां पर, कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ऑन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम एमबीआर इज इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब क्या होता है हम ये जानते हैं, एमबीआर जो है दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां पर n की वैल्यू यार 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये एक होल नंबर होगी, मतलब अगर मैं कहूं कि ये 1h अपॉन 2 पाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 4h अपॉन 2 पाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 5h अपॉन 2 पाई हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार यहां पर ये 0.5h अपॉन 2 पाई हो सकता है, ठीक है, क्या ये 1.5h अपॉन 2 पाई हो सकता है, क्या ये 2.5h अपॉन 2 पाई हो सकता है क्या। तो आपको सीधा सा ये जवाब देना है कि बिल्कुल नहीं हो सकता यार, यहां पर होल नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, होल नंबर, यानी इंटीग्रल मल्टीपल तो है लेकिन ये होल नंबर के अंदर होगा। ये चीज समझ में आई अपन को, आई थिंक क्लियर होगी। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई, जैसे अपन ने बात करी थी ना कि उसके अंदर E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहां पर E बराबर, अगर मोर देन 1 फोटोन है तो वहां पर क्या हो जाता है, NH न्यू हो जाता है। और ये जो n की वैल्यू मैंने आपको बताई थी यार, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। लेकिन क्या आधा फोटोन हो सकता है, क्या 1.5 फोटोन हो सकता है, क्या 2.5 फोटोन हो सकता है, क्या 3.5 फोटोन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब फोटोन या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, सेम यहां पर कंसेप्ट है। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं है, ये जो रिलेशन है हमको याद होना चाहिए, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे बेसिकली अपन रेडियाई का कैलकुलेशन करेंगे। अरे मैं जो कह रहा हूं, जो कंसेप्ट ये है, बोर एटॉमिक मॉडल से आप बहुत सारी क्वेश्चन यहां पे बनाने वाले हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। देखो ये समझो, एटम की एक रेडियाई होती है। अरे एटम के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट सेल तक, मतलब जो लास्ट वाला सेल है वहां तक की डिस्टेंस, मतलब इसके सेंटर से यहां तक डिस्टेंस, मान लीजिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा गया है, ठीक है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा गया, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, R कहलाएगी। समझ रहे हो। तो रेडियाई को मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा बोर मॉडल को यूज करके। मेडल तो कुछ है नहीं, बोर मॉडल को यूज करके, ठीक है। ऐसे ही मैं एनर्जी को कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मान लीजिए यहां पर ये मेरा एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है, चौथा एनर्जी लेवल है, तो मैं एनर्जी लेवल्स की भी क्या एनर्जी कैलकुलेट कर पाऊंगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है किसी एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है। तो यहां पर कुछ बेसिक सी जो बातें हैं, मतलब बोर एटॉमिक मॉडल जो है बहुत आसान, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक चीज आपके दिमाग में डालने की ट्राई करूं। तो अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं आई थिंक आपको क्लियर होंगी। किस पे बेस है इसका, बेस इसके दो हैं, एक तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, दूसरी चीज है क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स जो कि है कूलम्ब लॉ, ठीक है। किसने दिया, तो हमारे साइंटिस्ट थे नील्स बोर, जिनका नाम क्या है, नील्स बोर पूरा नाम है। फिर हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस ये है कि एक न्यूक्लियस जो होता है उसको उन्होंने डिफाइन किया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे। मान लीजिए अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कुछ होते नहीं है। तो जो प्रोटॉन है भले एक, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं होगा, वो कहां पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। हीलियम की बात कर लो, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगली चीज, जो न्यूक्लियस होता है वो रिजल्टेंट अपने पास में किसी भी एटम का सबसे मतलब काफी छोटा भाग होता है और पूरा का पूरा मास उस पर प्रेजेंट होता है, चार्ज भी उसी प्रेजेंट होता है और इट इज द सेंटर। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व की बात करी कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर होता है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड वो वैसा ही होता है जैसा एक प्लेनेट का
रिवॉल्व होता है अराउंड दी सन, ये चीज समझाई। फिर उन्होंने ये कहा ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो सर्कुलर है कहीं ना कहीं, चक्कर जैसा बोल दिया, चक्कर है तो चक्कर ही है, मतलब सर्कुलर मोशन होता है कहीं ना कहीं। अगली चीज अपन ने क्या बोली कि जो कूलम्ब लॉ है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगली चीज हमने क्या बोली, यहां पर जो एम्बियर है दैट इज इक्वल टू NH/2π। यहां पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शनली हो सकती, ठीक है, यहां पर पॉइंट में नहीं हो सकती। ये चीज अपन ने समझी, और ये जो पॉइंट है आगे जाके बहुत काम आने वाला है जब अपन रेडियाई का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझो, अगली हाइपोथेसिस समझो। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, देखो इसको ऐसा समझते हैं। अभी मैंने यहां पे आपको चीजें बताई, आगे मैं बताऊंगा कि K का मतलब क्या है, ठीक है, L का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है और N का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि अगर मैं कहूं हाइड्रोजन का एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो छोड़ो, डर जाओगे, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कहूं, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं एक प्रोटॉन होगा, वो प्रेजेंट है, और चार्ज को दिखाने के लिए मैंने पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से लगा दिया। अब समझो चीजों को, अब समझो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे, देखिए सबसे कम एनर्जी वाला जो लेवल है अपने पास में, या फिर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर प्रेजेंट है, इस सेल में प्रेजेंट है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे अपने पास में जिस लेवल में प्रेजेंट है, जैसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर प्रेजेंट है, यही इसका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। क्या चीज होगी, यही इसकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। मतलब जो स्टेशनरी स्टेट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब होता क्या है, भगवान ने हमको कुछ कंडीशन दी है, कुछ कंडीशन दी है कि यहां पर आपको रहना है, यहां पर आपको करना है, लेकिन हर एक का मन करता है लाइफ में कुछ करने का। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का कुछ मन करेगा, वो चाहेगा कि मैं जीवन की असीम उपलब्धि प्राप्त करूं, मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं। और कुछ ऐसे होंगे कि यार उनकी ग्राउंड स्टेट, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि अपने मुंह में चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो वो कुछ खर्च करना चाहेंगे। सेम इलेक्ट्रॉन के साथ में है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर उसके मुंह में चांदी की चम्मच नहीं है, वो थोड़ा गरीब घर से है, तो वो क्या चाहेगा, जीवन में ग्रोथ करना चाहेगा। तो ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आपको कोई थोड़ा सपोर्ट कर दे, आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही यहां पर होते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं, ये यहां पर पहला सेल, मतलब n=1, देखो सेल, अब बहुत सारे बच्चे, घबराने की बात नहीं है, सब समझ में आएगा। देखो पहला स्लाइड देखो, ये जो चक्कर है मैं इसको कुछ ऐसा दिखा रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, मेरा n=1 है, ये क्या है, रुको, ठीक है, ये मेरा n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है। क्या हमको ये चीज समझ में आ रही है, कोई इसमें डाउट तो नहीं आएगा। n= यहां पर 4 है, ये चीज समझ में आई, क्लियर होगी है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कुछ ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं चीजों को दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको n=2 बोला, इसको n=3 बोला, इसको n=4 बोला। अब देखो होता क्या है, जो पहला सेल होता है, हमारे जो बोर नाम के साइंटिस्ट थे, बोर बाबा ने, उन्होंने क्या बोला कि यार हम n=1 है उसको k बोलेंगे, और जो 2 है उसको l बोलेंगे, ऐसे सो ऑन। मतलब इसको क्या बोलना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको आज से k बोलेंगे, इसको नामकरण कर दिया, इसको l बोलेंगे, इसको m बोलेंगे, इसको n बोलेंगे, एंड सो ऑन, m n o p q, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। k का मतलब क्या है, अगर आपसे ये कहे कि एक अपने पास में एटम है जिसका k सेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, के सेल की कुछ आपको डिटेल दे, तो के का मतलब आपको क्या समझना है, n=1, एल का मतलब क्या समझना है, n=2, ऐसे एम का मतलब क्या समझना है, n=3, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। तो यहां पर हमारे बोर बाबा ने कुछ इस तरीके से नामकरण किया। अब आगे की चीज समझो कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, वो मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब होता क्या है, गरीब घर का बच्चा है, जीवन ग्रोथ करनी है,
इसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 है, इसकी एनर्जी जो कम है बहुत, मतलब यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। लोएस्ट एनर्जी का ये क्या है, सेल है, यहां पर इसकी एनर्जी कम है। तो अगर इसको यहां पर पहुंचना है, अगर इसको जंप करना है, तो जंप करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर क्या करेगा, ये एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां पर पहुंच जाएगा। क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को यूज करके यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया है, एनर्जी का क्या किया है, एब्जॉर्प्शन किया है। यानी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, इनर से आउटर ऑर्बिटल में जा रहा है, आउटर ऑर्बिट में जाता है, या फिर आउटर से इनर में जाता है, उसका क्या मतलब है, वहां पर एनर्जी एमिट करेगा या फिर एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर क्या किया, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट एन इज इक्वल टू 1 से वो 2 में चला गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। यहां तक यही चीजें हैं। ठीक, के का मतलब क्या है, के का मतलब 1 है, 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। इस तरह की चीजें अपन को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को लेके चलते हैं, जहां पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं एनर्जी के एब्सॉर्प्शन की और एनर्जी के एमिशन की। देखो क्या बोला मैंने, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। अब देखो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है। मैंने क्या किया है, लाइन की फॉर्म में इस तरीके से दिखाया, लेकिन एक्चुअल में ऑर्बिट कैसे हैं, एक्चुअल में ये जो सेल हैं, जो कोर्स हैं, वो कैसे हैं, कुछ इस तरीके से है। इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है। तो बताओ यार, इनमें से इनर ऑर्बिट कौन सा है, आउटर ऑर्बिट कौन सा है, बता सकते हो? जिसके लिए n की वैल्यू 1 है वो मेरा इनर ऑर्बिट है, जिसके लिए n की वैल्यू 2 है वो मेरा आउटर ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, यानी इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। n इज इक्वल टू 1 से 2 में गया, एनर्जी एब्सॉर्ब करी। अब क्या है भाई साहब का, हो सकता है कभी कभार जीवन में डाउनफॉल भी आता है, उसने जीवन की असीम उपलब्धि प्राप्त करी, लेकिन कुछ कंडीशन थी वहां पर, उसको कुछ मतलब वो कुछ ऐसे चक्करों में पड़ गया, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो डाउनफॉल कैसे स्टार्ट होगा भाई साहब, अब उसको नीचे आना स्टार्ट होगा। तो यहां पर वो n इज इक्वल टू 2 में है, यहां पर 1 में है। ठीक है, 1 यहां पर 2 में अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, मान लीजिए उसको 1 में आना है। ठीक है, तो एनर्जी यहां पर एमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी ऊपर वाले की ज्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है। अभी तक नहीं समझ में आया होगा बहुत सारे बच्चों को, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो एनर्जी यहां पर एमिट करेगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट समझो। ये क्या है, अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से कंडीशन है, ये इनर है, ये आउटर है। तो आउटर से जब इनर में आता है तो वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, The emission or absorption of energy in the form of radiation can only occur when electron jumps from one stationary state to another। मतलब ये जो एब्जॉर्प्शन की बात है या फिर एमिशन की बात है, तभी तो अपन अप्लाई कर पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपनी स्टेट को चेंज करेगा। वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा है या फिर एक्साइटेड से नीचे आ रहा है ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो वही तो तभी अपन इस चीज को अप्लाई कर पाते हैं। बाकी सिंपल सी केस है कि अगर एनर्जी बात करें कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, इनर से आउटर में, तो एनर्जी क्या होती है, बेसिकली वहां पे एब्जॉर्ब करी जाती है। एनर्जी कब एमिट होती है, जब जो इलेक्ट्रॉन है हमारा आउटर से इनर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, अब जरा समझो एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। इसके लिए ये कौन सा है, k है, l है, m है, n है। तो आप बोल सकते हो k, l, m, n क्या है, ये मेरा k है, ये मेरा l है, ये मेरा m है, ये मेरा n है, तो n हो गया। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब समझो यहां पर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड होता है, मतलब अपने इनर ऑर्बिट से आउटर में जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो यहां पर मान लीजिए पहुंच जाता है। तो यहां पर क्या है, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है n इज इक्वल टू 1
से ये चला गया 2 में, तो n = 2 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। n = 3 को क्या कहते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिजल्टेंट यहां पर क्या कर लिया उसने, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो अगर मैं आपको ये कह दूं n = 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 का मतलब क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यार n = 4 का मतलब क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बाकी सो ऑन अपन बता सकते हैं चीजों को। अब दो चीजें हैं आपको समझनी है, किसके बारे में समझनी है, एक है आयनाइजेशन एनर्जी और एक है अपने पास में सेपरेशन एनर्जी। इसको कुछ ऐसे समझो, मान लीजिए आप घर में थे, घर के किसी कमरे में आप मस्त आपने टीवी देख रहे थे, मस्त जो भी आपको अच्छा शो लगता है उसको देख रहे थे ना, मान लीजिए कपिल शर्मा देख रहे थे ना, तो कपिल शर्मा का एपिसोड चल रहा था, आप मस्त पॉपकॉर्न खा रहे थे और मस्त मतलब बेड पे लेटे हुए, अचानक से वहां पर एंट्री होती है यार किसकी, कुछ किडनैपर आ जाते हैं और आपको किडनैप करके ले जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किडनैप, दूसरा सिनारियो समझो, अब आप कहां पर थे, छत पे थे, आपको पहले तो भाई साहब मतलब आपको ले गए, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो कुछ ऐसा समझो, आप छत पे थे, अब छत पे से आपको किडनैप कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो छत से आपको अगर किडनैप किया जाता है तो वो एक अलग कंडीशन है। तो कहने का मतलब ये जो मैंने चीजें आपको बोली हैं इनको इस तरीके समझो कि सेपरेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जाना अपने पास में क्या है, बेसिकली ये वाली कंडीशन है, और एक अपने पास में इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और एक में इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। यहां पर आप टीवी देख रहे थे, घर में प्रेजेंट थे, ये आपका क्या है, घर है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, और ये क्या है, आपका मन किया यार, मन नहीं लग रहा था रूम के अंदर, टीवी देख लिया, बहुत टीवी देखा, अब छत पे थोड़ा हवा लेके आते हैं। तो अभी आप कहां पहुंच गए हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में आप पहुंच गए, ठीक है, क्लियर है क्या, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से निकालना। कहां से निकालना, इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से निकाला, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से निकालना है, उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी पड़ती है। माना कि एटम एब्जॉर्ब करेगा, दोनों ही केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आपको एक केस में ग्राउंड स्टेट से निकालना पड़ रहा है, एक से आपको निकालना पड़ रहा है एक्साइटेड स्टेट से। तो कहने का मतलब ये है, आपको छत से किडनैप करा, भाई साहब हेलीकॉप्टर आया, आपको बेसिकली रस्सी डाली और आपको खींच के ले गए, वो तो है सेपरेशन एनर्जी, आपको सेपरेट करा घर से। और एक है आपके घर में घुस के आपके जो आधा सो रह गया उसको छोड़ के आपको किडनैप करा और फिर आपको लेके गए, तो वो है आयनाइजेशन एनर्जी। और एक होती है एक्साइटेशन एनर्जी, डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो उसकी। एक्साइटेशन एनर्जी वहां से भी समझ सकते थे वैसे। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर पहुंचाने के लिए मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब ग्राउंड स्टेट से निकाला और रिजल्टेंट उसको देखो। एक्साइटेड आयनाइजेशन में क्या होता है, आयनाइजेशन के अंदर जो एटम है, मान लीजिए इस तरीके से विलगित गैसीय परमाणु यानी आइसोलेटेड गैसेस एटम प्रेजेंट है, इसको कुछ आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, रिजल्टेंट यहां पर A+ बना और रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ठीक है, बाहर निकल गया। तो होगा क्या, यहां से जैसे आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा पूरा पूरा एटम। मतलब बेसिकली ये पूरी जो कहानी है वो किसके बेस होती है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहां उसके लिए रिलेटेड होती है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, उसको अलग किया है, छत से इलेक्ट्रॉन को अलग किया है, छत से आपको अलग हटाया है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सेपरेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है भाई साहब, आपको कमरे से उठा के
अगर बात करते हैं छत तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये चीजें हमको समझ में आई या नहीं आई, आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं एक कमाल की कंसेप्ट या फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं। किस चीज का एप्लीकेशन, तो यहां पर हम बात करते हैं बोर मॉडल का एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेडियस ऑफ द एटम निकालनी है तो रेडियस ऑफ द एटम निकालने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। बोर मॉडल इसका बेसिकली आसानी से आपको रेडियस ऑफ द एटम निकाल देता है। कैसे निकाल देता है, हम ये जानते हैं कि जो कूलम्ब लॉ है, मैंने आपको बताया था कूलम्ब लॉ जो होता है वो बराबर किसके होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। तो वो बराबर किसके हो जाता है, रिजल्टेंट। देखो इस चीज को ऐसे समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने पास में है और यहां पे क्या लग रहा है, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या है, K(Q1Q2)/r², ये चीज है। तो यहां पर होगा क्या रिजल्टेंट, दोनों चीजें बराबर हैं। इधर क्या है, अब देखो Q1 की वैल्यू क्या है, ZE है, और इसकी वैल्यू क्या है, E है। तो रिजल्टेंट अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ZE.E/r²। इसको अपन कंबाइंडली क्या लिख सकते हैं, KZE²/r²। ये चीज है, वही मैंने लिखा है। तो कूलम्ब लॉ जो है उसको मैंने एक तरफ रखा, दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है अपने पास में, यहां पर रिजल्टेंट है mv²/r। ठीक है, तो रिजल्टेंट ये चीज हुई। ठीक है, mv²/r। अब होगा क्या, r से r कैंसिल आउट हुआ, r बराबर रिजल्टेंट ये चीज बची। अब क्या है, हम ये चीज जानते हैं कि यार अपने पास में जो mbr होता है बराबर nh/2π होता। मैंने आपको बोला ये चीज याद रखना, mbr बराबर nh/2π। तो b की यहां से मैंने वैल्यू निकाली, रिजल्टेंट वो किसके बराबर हो गई, nh/2πmr के बराबर। इसको मैंने यहां पे पुट किया तो रिजल्टेंट उसका स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा जो कि बराबर है इस चीज के। तो यहां पर ये चीज आई और इसको मैंने फाइनली निकाला तो ये रिलेशन बन के आया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, n की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करी। k की वैल्यू कहां से निकाली, तो k की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, ये वैल्यू ये पुट करी मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो पुट करा। ठीक है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। h की वैल्यू याद करो क्या होता है, अरे बताया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। निकाला था E = h न्यू करके। ठीक है, इसकी यूनिट भी मैंने आपको निकालना बताई थी। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, अपने पास में न्यू जो होता है उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, ऊपर मतलब जूल अपॉन सेकंड इनवर्स होगा जिसको अपन जूल इंटू सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट इसकी निकाली। तो यहां पर सारी की सारी वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल के आता है जो कि है 0.529 इंटू 10⁻⁸ इंटू n²/z सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको मैं एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पर क्या हो जाता है, ये 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रम। तो होगा क्या, यहां पर आप n की वैल्यू पुट करोगे, z की वैल्यू पुट करोगे। तो मान लीजिए अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसके लिए z की वैल्यू कितनी, हाइड्रोजन एटम का यार एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसकी रेडियस निकालने की ट्राई करते हैं तो 0.529 ठीक है 1/1 बराबर क्या हो गया 0.529। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चीजें कर सकते। अब एक मुझे चीज यहाँ पर कंफर्म करनी है कि यहाँ पर 0.0529 है या फिर ये सही है। एक चीज मुझे कंफर्म कर दो, यस दैट इज करेक्ट, 0.529 यहां पर सही आंसर होगा। तो ये चीज अपने पास में आ गई और किस में आई है, एंगस्ट्रम के अंदर यहां पर वैल्यू आई है। ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब जितने भी क्वेश्चन पे बेस करने हैं वो सिंपल से क्वेश्चन होंगे, वो अपन आने वाली क्लास के अंदर कर लेंगे। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू निकाल ली है। अब एक चीज है जो मुझे आपसे बात करनी है, किस पे बेस की, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो क्योंकि आपके लिए फायदा होगा। आप डाउनलोड मटेरियल में जाओगे तो वहां पर आपको एनोटेड पीपीटी मिलेगी और आपको डीपी मिलेगी। कैसे करना है, सिंपल आपको बताया हुआ है काफी बार। ठीक है, यहाँ पर टिक करोगे, इसके बाद में प्रारंभ बैच में जाओगे, नेक्स्ट करोगे एंड देन यहाँ पर अपन को ये चीजें दिखेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना और वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जाना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपको जो भी लेक्चर अपना उसको टैप करोगे, मतलब आपको जो भी जैसे प्लांक क्वांटम थ्योरी वाला लेक्चर देखा, ठीक है, उसके अंदर आपने डाउनलोड मटेरियल में गए,
एनोटेड पीपीटी देखी उसकी, एनोटेड पीपीटी देखने के बाद में आपको वहां पर आपको डीपीपी मिलेगी। तो दोनों चीज आपको लगानी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो डीपीपी लगानी है और नोट्स भी बनाने हैं तरीके से। इसको करोगे तो मस्त, डॉक्टर बनना आसान है। बस उसके लिए आपको 12 आवर स्टडी चाहिए रोज, डेली आपको 12 घंटे दो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं मुझे 12 घंटे दो अपनी पढ़ाई के, और जो भी आपको मतलब मैं कहूं कि 700 प्लस आपके मार्क्स आएंगे, मतलब अपना रिजल्टेंट आप एक सीट सिक्योर जरूर कर लोगे अगर 12 आवर स्टडी आप डेली की डेली करोगे रिजल्टेंट। तो बस डॉक्टर बनना देखो आसान है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करोगे तो अपन को चीजें मिलेंगी, मेहनत नहीं करोगे तो चीजें नहीं मिलेंगी। जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में करेंगे यार, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल एंड थैंक यू वेरी मच।